दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन पेडी क्लासेस। और यूनिट और मेजरमेंट की क्लास के अंदर हम अभी तक डायमेंशन एनालिसिस तक पहुंच चुके हैं और उसके अंदर भी हम डायमेंशन एनालिसिस या फिर बोलूँ तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन जो है उसमें दो यूज हम कर चुके हैं। पहला क्या था कि एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो वो हम डिराइव कर चुके थे, एक दो एग्जाम्पल के साथ हम देख चुके थे। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हम लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब कर लेंगे। दूसरा हमने क्या किया था, किसी भी इक्वेशन को हम ये चेक कर सकते हैं कि वेदर ये सही है या नहीं है। डायमेंशन के बिहाफ पर, डायमेंशन के यूज से हम ये चेक कर सकते हैं वेदर दिस इक्वेशन इज ओके और नॉट ओके। अब तीसरा जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सी हियर, वो क्या है कि डायमेंशन एनालिसिस के अंदर हम तीसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, वो ये है कि वी कैन एस्टेब्लिश, हम एक रिलेशन we can establish relation between physical quantities। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हमें थोड़ी बहुत जानकारी पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनके रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखता हूं मैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक छोटा सा पानी का बर्तन है, ठीक है, और इसके अंदर हम जनरली क्या करते हैं, प्रेशर निकालते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो हमें पता है अगर मैं पानी की जगह अल्कोहल ले लूंगा, मैं पानी की जगह दूध ले लूंगा, मैं पानी की जगह केरोसिन ले लूंगा, तो मुझे पता है कि इसी पॉइंट पर इतनी ही हाइट पे प्रेशर कुछ और हो सकता है। बिल्कुल हाँ सर, यानी जो डेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर मैं इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पे ले लूं तो हाइट है उसके बिहाफ पे भी ये क्या करेगा, बदलेगा। और दूसरा जो ग्रेविटी है उसके बिहाफ पे भी। यानी मेरे पास तीन चीजें, रो, एच और जी। यानी जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उसमें देखा जाता है। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेंगी। सर क्या कहना चाहते हो, क्लियर बोलो। बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मूला निकालना है, आई वुड से इट, या फिर बोल दो तो रिलेशन निकालना है, तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में ये देगा कि फला फिजिकल क्वांटिटी है वो इन 2, 3, 4 जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन पे क्या करती है, डिपेंड रहती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या बोलेगा, इसके अलावा ये जो 3 या 4 फिजिकल क्वांटिटी है जिनके ऊपर ये डिपेंड रहता है, ये हमें कैसे पता चलेगा सर, ये आपको पता नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन के अंदर देगा। तो क्वेश्चन देने वाले को कैसे पता चलेगा, उसको प्रैक्टिकल करता है वो इंसान, तब वहां से पता चलता है। तो मुझे क्या करना होगा, तुझे एक काम करना होगा, तुझे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे इसी क्वेश्चन को करते हैं हम कैसे कि इफ, क्वेश्चन क्या है, इफ प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, यानी रो दैट इज डेंसिटी, हाइट एंड ग्रेविटी, इस तीन चीज पे क्या करता है, अगर तेरा प्रेशर डिपेंड करता है देन फाइंड द रिलेशन, तब रिलेशन निकालो। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इधर। ठीक है सर, देखते हैं। मैं जानता हूं क्या कि P आएगा प्रेशर, ठीक है। वो डिपेंड करने का मतलब है कि मान लेता हूं P डिपेंड यानी उसके प्रोपोर्शनल है किसके, रो, और रो की पावर कितनी है ये मुझे नहीं पता, तो मान लेता हूं A, ठीक है। और प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, हाइट पे, उसकी पावर मान लेते हैं B, नहीं पता। और प्रेशर डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, उसकी पावर मान लेते हैं C। सर ये क्या कर रहे हो, पहला स्टेप है, ध्यान से सुन। तुझे रिलेशन निकालना है ना, यानी एक फॉर्मूला बनाना है। तो यार कई फॉर्मूलों में मुझे पता है, जैसे फोर्स के फॉर्मूले होते हैं, कई इसके अंदर m × a होता है, कई होता है जिसके अंदर वेलोसिटी आती है, उसके अंदर वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो वो ये सब चीजें हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान लेता हूं इनकी पावर कितनी होगी, यही तो तुझे निकालना है। ठीक है सर, पावर जैसे मान लो पावर आ गया 2, तो क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर, ठीक है। या P की रो की जो पावर है A, उसकी वैल्यू आ गई -½
माइनस हाफ का मतलब है कि 1/√, तो वो सारी चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। आपको ये पता चल जाए कि प्रेशर के अंदर जो फॉर्मूला बनाएंगे प्रेशर का, उसके अंदर रो की पावर -3/2 आती है, तो तू फॉर्मूला बता तो रहा है ये सब चीजें। इसीलिए क्या करते हैं, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो पहला कैसे स्टेटमेंट कैसे आएगा, स्टेटमेंट आएगा कि प्रेशर या फिर कोई और चीज है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पर, हाइट पर, और दूसरा किस पे, ग्रेविटी, यानी वो जितने भी वेरिएबल है उस पे डिपेंड, जहां पे वो रहेगी वो तुझे बता देगा, और फिर वो लगेगा फॉर्मूला डिराइव कर। ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, 2-3 करूंगा, ऐसी बात नहीं है, यही कर रहे। अब देखो मैंने मान लिया कि इसकी पावर a आती है, h की पावर b और h की पावर c। इसको मैं एक साथ कैसे लिखता हूँ सर, इसको मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ, रो की पावर a, h की पावर b और g की पावर बोलो क्या रे c। ये फॉर्मूला बन गया। हाँ सर बिल्कुल बन गया। विच इम्प्लाइज, अब देखो मैं जानता हूँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं वो कांस्टेंट k आता है, और इसकी कोई डायमेंशन आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए क्या होता है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है इसकी डायमेंशन हम डायमेंशन के बिहाफ पे नहीं लगाती। इसका पिटफॉल भी है, आगे बढ़ाऊंगा तो इसकी डायमेंशन हम ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं है, अगर ये मेथड मैं यूज करता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, तो अब P की डायमेंशन लिखनी है। P की डायमेंशन होती है सर, ये तो प्रेशर है क्या, प्रेशर हो गया, तो सर मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपने सिखाया था कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स की होती है m1 L1T-2 और सर एरिया की होती है L2, तो m1 L-1T-2, ये किसकी, प्रेशर की, तो लिख दे यहाँ पे, तो m1 L-1T-2 ये किसकी सर, ये प्रेशर की। यानी अब जो जो फिजिकल क्वांटिटी तुझे दी है उनकी डायमेंशन लिख दे, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला निकालना। ठीक है, देख और एक और देखता हूं, अब मैं देखता हूं रो क्या होता है सर, सर रो तो होती है डेंसिटी, घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या, यानी मास अपॉन वॉल्यूम इसकी आएगी m1 मास का, वॉल्यूम का आती है सर L3, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी, तो ये किसकी आ गई सर, ये आ गई किसकी, रो की। इसके बाद में क्या बचा सर, अच्छा रो की आ गई, P की आ गई, H तो सर हाइट ही होती है, यानी L1 ही होगी, क्या होगी, L1 ही होगी। तो स्टेप समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और दूसरा क्या होगा, G, इसकी क्या निकालेगा सर, जी तो एक्सेलरेशन होता है ना, हाँ एक्सेलरेशन, यानी L1T-2। ये बातें तुझे ध्यान होनी चाहिए, एक तो ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली, और एक ये वाली। सर अभी तक क्या कहा है, अभी तक कुछ नहीं किया है, जो जो फिजिकल क्वांटिटी उस पर डिपेंड रहती है उसको क्या लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से लिख लेना, और फिर उसको क्या कर लेना, यहाँ तक पहुंच जाना, यानी बराबर का चिन्ह लगा लेना, यानी जहाँ पे डायरेक्टली जो कांस्टेंट आता है वहां तक काम कर लो। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अगले स्टेप है कुछ नहीं, जो कांस्टेंट आता है उसके अलावा जो चीज है उनकी क्या लिख ले, डायमेंशन लिख ले। सर लिख लिए, अब क्या कर, उन्हीं डायमेंशन को इसमें पुट कर दे, ऊपर फॉर्मूला। ठीक है सर, देखते हैं करते हैं क्या होता है, ध्यान से देख, कुछ नहीं है और सिंपल मैथ आएगी, देख कैसे। P की क्या है, P की है सर m1 L1T-2 L-1 है, ये लिख दिया P की जगह, बराबर K की जगह K लिख दे। अब रो है, रो की कितनी है, m1 L-3, तो m1 L-3 और इसकी पावर कितनी है, पावर a है, तो a लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है h क्या है सर, h तो L1 है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर b है। अब तीसरा g की क्या है, L1T-2, यानी L1T-2 और पावर क्या है, c है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब क्या करना है, अब तेरा धर्म है a b c की वैल्यू निकालना और कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सोच, अगर a b c की वैल्यू आ जाए तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया, हाँ सर बिल्कुल बन गया। तो देख विच इंप्लाइज, दोनों तरफ अब क्या करेगा, इधर देख m1 L1T1 लिख रखा है, हाँ लिख रखा है, तो इधर भी कुछ नहीं करना है, इधर भी सारी चीजों को एक साथ लिख लो। कहने का मतलब है अलग अलग लिख ले। देख m1 की पावर a है, तो m1 हुआ कितना टोटल सर, ये m की पावर a हुआ, नहीं हुआ क्या सर, m1 है a से मल्टीप्लाई, और कहाँ m1 है क्या, कहीं नहीं है, तो m हो गया। अब l देख, l की पावर देख -3a, यानी l की पावर -3 यार, a से मल्टीप्लाई करेगा तो -3a बिल्कुल, और यहाँ से क्या आएगी b। तो देख मैं जानता हूँ जब मल्टीप्लाई में होती है तो पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, तो मैंने इसको यहाँ पे l की पावर -3a बिल्कुल, यहाँ पे क्या आएगी b, तो मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे आएगी c, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया c। और t की देख, अब t बचा, t की पावर देख यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ बची तो -2c t की पावर, और ये क्या कर ले खत्म, ब्रैकेट। नाउ कंपेयर, क्या करें सर, कंपेयर कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कंपेयर करेगा तो ध्यान से देख, a बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है,
इधर m की पावर जितनी है उधर भी तो वही होनी चाहिए। और इस प्रैक्टिकल में k की वैल्यू 1 आती है, जो मुझे नहीं पता कैसे आई, बट अभी तेरा धर्म नहीं है वो चीजें जानने का, a की वैल्यू। दूसरा, ये l की पावर कितनी है सर, l की पावर है -3a प्लस b प्लस c बराबर बोलो क्या, -1। a की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुका है, तो इधर पुट कर दे। इधर पुट करेगा तो यहां से मैं जानता हूं b प्लस c बराबर -a, और a की वैल्यू 1 करेगा तो -3a बचेगी, वो इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो +3 यानी ये क्या जा 2, यानी b प्लस c बराबर बोलो क्या रहे 2। यहां से देख -2c बराबर -2, ये देख t की वैल्यू जो वो, तो यहां से c कितना निकला सर, यहां से c 1 निकला, c 1 निकला तो इसमें पुट कर, इसमें पुट करेगा तो b भी कितना आया 1 आया। तो ध्यान से देख a b c की तूने वैल्यू निकाली, कुछ नहीं किया, कंपेयर किया, बहुत सिंपल मैथ। तो अगर a b c की वैल्यू आ गई तो p का फॉर्मूला क्या बना सर, p का फॉर्मूला बना रो की पावर 1 h की पावर 1 g की पावर 1, और यहाँ पे जो k आता है उसकी वैल्यू प्रैक्टिकली क्या होती है 1 होती है। और वो क्वेश्चन देगा तो तुझे दे भी देगा, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मान लो उसकी कोई यूनिट होती भी यानी कांस्टेंट की, तो तू इस तरीके से निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं तुझे ऑलरेडी बता चुका हूँ वो तेरा डायमेंशन से नहीं हो पाता। तो p का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना, रो एच जी, क्या बना रो एच जी, जो आप लोग पढ़ते भी आ रहे होंगे बहुत सारे। ठीक, अब एक और सवाल करके दिखा दो, बहुत छोटा देख। एसएचएम जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, 11th क्लास के अंदर सरल आवर्त गति, उसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है, यानी जो बॉब होता है, जैसे मान लेते हैं ये वाली कुछ सिचुएशन होती है, इसके अंदर एक बहुत ही पतला सा m मास का और l लेंथ की स्ट्रिंग से क्या करते हैं मास लटका देते हैं, और ये एसएचएम करता है ऐसे। तो इसका टाइम पीरियड है, इसका फॉर्मूला निकालना है, क्या निकालना है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है सर, बिल्कुल। तो उसने दिया है कि आपका टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, मास पे। मैं फिर बता रहा हूं तुझे, क्या सर कि क्वेश्चन वाला देगा, जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला निकालना है, तो वो तुझे बोलेगा कि किस किस पे वो डिपेंड करता है। उसने दिया मास पे दिया है, और जो स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, और तीसरा वो दिया है क्या कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। ग्रेविटी कहाँ है, कितनी है, उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे देख, मान लेंगे मास पे, तो मानना टी जो टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है मास की पावर ए पर। बोल यार, हाँ सर। और टी डिपेंड करता है लेंथ की पावर ए पर, और टी डिपेंड करता है ग्रेविटी की पावर सी पर। ये ए नहीं आएगा भैया, बी आएगा, क्योंकि तुझे अलग अलग निकालना है। तो वही चीज जैसे अभी किया था वैसे निकाल ले। तो देख इसको निकालते हैं, तो टी बराबर यानी टी समान अनुपात एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, विच इम्प्लाइज टी बराबर एक कांस्टेंट के, और मान लेते हैं एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। बहुत बढ़िया। ठीक, अब देख इसमें जो वैल्यू आती है के बाद में बताऊंगा तुझे। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से जो चीज करनी है वैसे करनी। टी की क्या निकलेगा इस इक्वेशन के अंदर, सबकी क्या लिख दे सर, ये सबकी डायमेंशन लिख दे। तो टी की डायमेंशन कितनी सर, टी की तो टाइम है तो टी 1 ही होगी, बिल्कुल कोई बात नहीं है। के मास है, मास की क्या होती है एम की पावर 1 और पावर लगा दे भैया ए, और एल लेंथ की सर L1 होती है और पावर क्या लगा दूंगा बी, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी होती है L1t-2 और c। बोल यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख जोड़ दे सबको, जोड़ेंगे तो देख इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको लिख सकता हूँ M1 L0 T1। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी पावर नहीं होती है उसको हम किस में लिखते हैं, 0 से लिखते हैं। बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं के, देख n इधर है क्या, कहीं नहीं है, तो m की पावर a आ गई, बहुत बढ़िया। और l की पावर देख, ध्यान से देखे तो b प्लस सी आई है, हाँ b प्लस सी आई है, इधर b और इधर c, और t की पावर आई है -2c, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंपेयर बोथ साइड यार, तो उस कंपेयर करने में मुझे पता चला कि a की पावर 0, a की पावर थी किसकी, मास की। इसका मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। हाँ भैया, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मास पे डिपेंड नहीं करता है। और देख नहीं पता था, यहां से फॉर्मूले में हट भी जाएगा। अब सर b प्लस सी बराबर क्या सर, b प्लस सी बराबर 0। सो b प्लस सी बराबर 0, क्योंकि l की पावर इधर 0 है, इसका मतलब है b बराबर -c, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से देख -2c बराबर कितना 1, तो c बराबर -12। बोल है कि नहीं, c बराबर -12, तो सर b बराबर कितना सर, b बराबर +12 हो जाएगा, क्योंकि -ऑफ ही है। इसलिए मैं बोलता था टाइम पीरियड डिपेंड होगा के, m की पावर 0 तो नहीं लिखने की जरूरी नहीं है। तो l की पावर कितनी सर, l की पावर तो b वाली थी, यानी l की पावर 1/2, और g की पावर कितनी -1/2। इसलिए तो इसको कैसे लिखता है, t बराबर k और अंडर द रूट l बाय
जी, देख जी माइनस से 2 चला जाएगा। और जब प्रैक्टिकल करते हैं तो k की वैल्यू 2 पाई निकल के आती है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है 2 पाई l बाय जी। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं कि कैसे डायमेंशन के बिहाफ पे, डायमेंशन के हिसाब से मैं क्या फॉर्मूले डिराइव कर सकता हूं। बिल्कुल आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, कुछ भी नहीं पता है तो आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। देख एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो 2 तो करके दिखाता हूं, एक और करके दिखाता हूं। मैं इसको रब करता हूं थोड़ा सा, 2 मिनट तो होल्ड कर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, जब बॉडी कोई सर्कुलर मोशन करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल, देख हिंदी में भी लिख रहा हूं, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसको निकालना है। और इसने बोला क्या है कि वो डिपेंड करता है मास पर, दूसरा वेलोसिटी पर, और तीसरा जिस सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला इजाद कर। सर अभी करेंगे, देखो सर अभी देखो आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूं मास की पावर a और वेलोसिटी की पावर b और रेडियस यानी r की पावर c, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब में रेडिविटाई एक ही मेथड है यार, क्या किया तुझे क्या करना है m a b c लिखना है। अब सबकी क्या लिख दे, एक कांस्टेंट आएगा उसको लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो बातें बता दूंगा, हर इक्वेशन में कांस्टेंट क्या होता है वो प्रैक्टिकली निकाला गया है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एग्जाम में अगर नहीं दे वो कांस्टेंट की वैल्यू तो उसको सीधा के वे लिख के आ सकता है, कोई बुराई नहीं है। एम सर फोर्स है, फोर्स होता है सर m1 l1 t - 2, अगला स्टेप डायमेंशन लिखना ही है, बराबर के। मास क्या होता है सर m1 होता है मास, तो पावर लगा दे a। और वेलोसिटी होती है सर, वेलोसिटी होती है l1 t - 1, तो इसकी पावर भी लगा दे। और r होती है सर रेडियस l1 c, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बराबर कर सबको। देख m1 l1 t - 2 क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। m की पावर a, यहां से आई l की पावर देख b और c, तो l की पावर b प्लस c और t की पावर -b आती है। मुझे कोई बुराई इसमें नजर नहीं आ रही है, कहां गलत भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ गई यार, हाँ सर a की वैल्यू 1 आ गई, यानी मास का पावर आ गया 1, ठीक, बहुत बढ़िया। b प्लस c की वैल्यू भी कितनी 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख c की ये t -b, यानी -b की वैल्यू यहां से कितनी है -2, विच इंप्लाइज b की वैल्यू कितनी रहे, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू 2, तो यहां से देख c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू -1, c की वैल्यू क्या -1। अब देख पुट कर दे, कहां किस पे था, तो f बराबर k m की पावर 1, v की पावर सर v की पावर तो b थी यानी 2, तो यानी v स्क्वायर, और r की पावर -1, दैट मींस f बराबर k एम वी स्क्वायर बाई बोलो क्या रे आर। और इस प्रैक्टिकल में के की वैल्यू क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है, इसलिए फॉर्मूला बनता है एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो कोई दिक्कत सर नहीं है, ये फॉर्मूला। ऐसे बात हो, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से तू कर सकता है, कुछ भी दे। पहला कदम क्या कि पहला कदम तो ऐसे लिखेगा, ठीक है सर, पावर मानेगा खुद से और काम करना है इन पावर को निकालने का, और कुछ नहीं है, सिंपल मैथ है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आके मेरा आंसर आ जाता है। ये था तीसरा यूज डायमेंशन का, कि तू ये क्या बता कर सकता है कि क्या मैं डायमेंशन के बिहाफ पे किसी फॉर्मूले का इजाद या उसको डेराइव कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन डू। एक पिटफॉल है, आगे समझाऊंगा वो क्या है, ठीक है। तो अभी तो आप कर लो, अगला पॉइंट देखते हैं देख क्या होता है। देख हाँ नेक्स्ट पॉइंट देख, इसका क्या है मैं बताता हूँ कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर कि यू कैन फाइंड, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं फिर भी देख ले, यू कैन फाइंड एनी अननोन डायमेंशन। एक्चुअली में अननोन डायमेंशन का मतलब ये है कि कोई इक्वेशन दे देगा तुझे कोई भी और बोल देगा कि इसमें इस सारे प्रैक्टिकल सारे फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी ये डायमेंशन है, तो बताइए इसकी डायमेंशन क्या होगी। जैसे ये मैं ऑलरेडी तुझे शायद बता भी चुका हूं, फिर भी देख कैसे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। हाँ सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि t टाइम है और x मीटर है, x क्या है मीटर है, और y भी क्या है मीटर में है। मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूछ लेगा k की डायमेंशन बताओ,
के की डायमेंशन बताओ। ये डायमेंशन का यूज होता है, डायमेंशन के रूल से आता है। के की डायमेंशन पूछ लेगा, कोई दिक्कत सर नहीं है। देखो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, ध्यान दे। यहाँ पे एक्चुअली में डायमेंशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम, मैंने जानबूझ के तुझे ये डाला है। देखो वाई मीटर है, हाँ सर ये मीटर है, इसका मतलब इस बराबर की इधर सारी चीज क्या है सर मीटर है, ये तो हम समझ गए, बिल्कुल सर समझ गए। अब ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है, आयाम होता है, एम्पलीट्यूड वो भी मीटर में ही होता है। इसका मतलब ये चीज मीटर में आ गई, ये मीटर है, ये पूरी चीज मीटर होनी चाहिए, इसमें ये मीटर आ गया तो ये क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और ये मैंने बोला भी था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वगैरह होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इनवर्स फंक्शन वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री या फिर एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी, सारी चीजों क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोई यूनिट नहीं है क्या, तो यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी क्या है सर, ये यूनिटलेस है, या बोल दूं तो डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। यूनिट के अंदर मैंने बताया था तुझे, ठीक। इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों क्या है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। क्यों सर, क्योंकि मैं जानता हूं अगर इसकी डायमेंशन नहीं है, इस पूरे की डायमेंशन नहीं है, तो मैं जानता हूं इसकी भी डायमेंशन नहीं है, इसकी डायमेंशन नहीं है, तभी तो आपस में घटे हैं, ये सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तो होते ही नहीं। हाँ अब देखो सर, अगर ये डायमेंशन लेस है, मुझे तो के की पूछी है क्या, तो मैं जानता हूं के इंटू एक्स, ये क्या है m0 l0 t0 है, यानी इनकी डायमेंशन नहीं है। तो सर के की निकालनी है, तो मान लेते हैं के की डायमेंशन निकालनी है, एक्स की क्या है, मीटर में है, तो l1 बराबर क्या m0 l0 t0। तो यहाँ से के की डायमेंशन क्या आ गई, के की डायमेंशन आ गई l की पावर -1, और यही होती है एक्चुअली में। बोलो कोई दिक्कत सर, बिल्कुल नहीं है। यानी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जहां से किसी अननोन वेरिएबल की डायमेंशन पूछ लेगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। शायद ऐसे छोटे छोटे सवाल पहले भी तुझे करवाए थे लास्ट क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी देख सकते हो कि हाँ डायमेंशन के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के, या फिर बोलो कोई कॉन्स्टेंट हो या कोई और चीज बच गई, उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी मैं डायमेंशन निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले करवाया था तुझे, दैट वाज कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी वैल्यू होती है वो डिराइव करनी थी, निकालनी थी। ठीक है सर, निकाल लिया। उसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा लास्ट में तुझे, बिल्कुल टेंशन मत ले। और दूसरा मैंने करवाया था कि किसी भी फॉर्मूले को हम चेक कर सकते हैं वेदर ये डायमेंशन के हिसाब से सही है या नहीं है। जैसे याद करवाऊं तुझे, तो टाइम पीरियड होता है 2π इंटू l/g। तो क्या करो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लो और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लो, दोनों अगर बराबर आती हैं तो वो फॉर्मूला सही होता है, बस यही रूल बोलता है। तीसरा कि हम कोई भी रिलेशन को क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं कि वेदर वो चीज सही है या नहीं है। इसके अलावा हम किसी भी कांस्टेंट या बचता है या फिर कोई वेरिएबल बचता है उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं डायमेंशन के बिहाफ पे। ये थे डायमेंशन के फायदे। अब डायमेंशन के कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ नुकसान भी है, नुकसान नहीं कहूंगा, मजबूरियां हैं जहां से डायमेंशन कुछ हेल्प नहीं कर सकता। वो क्या है वो हम देख रहे हैं इसके अंदर, तो आप इसको नोट कर लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यस, सो नाउ वी विल सी द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। लिमिटेशंस यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डायमेंशन के हिसाब से नहीं कर सकते या उनकी हेल्प से नहीं कर सकते, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या है पहला पॉइंट क्या, अभी जो हम इक्वेशन कर रहे थे, उसमें क्या आया था रे, आपने ध्यान से देखा हो तो t = k l/g, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। हाँ सर किया था। उसमें क्या k की वैल्यू तुझे पता चली थी? नहीं, ये इसका पिटफॉल है, ये प्रैक्टिकल से निकालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यूजिंग डायमेंशंस we cannot find the value of proportionality constant। हम proportionality constant जो आता है, जो समानुपात स्थिरांक जो आता है, उसकी वैल्यू हम डायमेंशन के बिहाफ पे हम नहीं कर सकते। दूसरा देख, अभी हमने निकाले क्या, फॉर्मूला डिराइव किए। हाँ सर बिल्कुल फॉर्मूला डिराइव किए, लेकिन उसके अंदर भी एक पिट बताता हूं। अगर मेरी फिजिकल क्वांटिटी चाहे कुछ भी हो, तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होती है तो आई कैन नॉट डेराइव द फॉर्मूला। क्यों सर? अभी कारण समझ इसका। देख, सोच, मान लेते हैं एक फोर्स है किसी बॉडी जो अजीब से कैसे रिएक्ट कर रही है, उसका जो
वैल्यू है वो मास पे डिपेंड करता है, हाँ, और वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, और वो रेडियस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और वो डेंसिटी पे भी क्या करता है, मान लेते हैं डिपेंड करता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप इसको करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा कांस्टेंट आएगा, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वी बी आर सी और रो डी। अब देखिए क्या आएगा, m1 l1 t माइनस टू, आप लिखोगे इधर, हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे, बराबर यहाँ पे k को छोड़ देता हूँ तो m की पावर a और v यानी l1 t माइनस टू की पावर b और r है यानी l1 की पावर c और ये होगा m1 l माइनस थ्री की पावर d। अब तू ध्यान से देखे तो यहाँ से देख, यहाँ से बनेगी एक mlt, तो mlt तो देख कैसे बनेगा, a m की पावर a, ठीक है, l की पावर कितनी बनेगी, m की पावर a नहीं भैया, a प्लस d है, a आ रहा d आ रहा, ठीक, l की देख, l की पावर b यहाँ से आई, c यहाँ से आई, प्लस c और माइनस 3d, ठीक है, और mlt t कितना आया, t आया माइनस 2b, हाँ, और माइनस कुछ है ही नहीं, ये आया। अब तू देख कंपेयर करेगा तो कंपेयर करेगा a प्लस डी बराबर कितना, एक, ठीक है, और b प्लस सी बराबर कितना सर, b प्लस सी माइनस 3d और बराबर कितना सर, बराबर एक, और यहाँ पे माइनस 2b बराबर बोलो कितना रहे सर, माइनस 2b बराबर माइनस 2। ये तीन इक्वेशन बनी, कितनी बनी, तीन। तुझे क्या लगता है तीन से ज्यादा कभी बनेगी क्या, नहीं सर कभी नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि इधर mlt ही तो होता है, यानी ले दे के ऊपर इक्वेशन कितनी है, इधर भी mlt कलेक्ट हो जाएंगे, इधर भी mlt, तो इक्वेशन बनेगी तीन। लेकिन तू ध्यान से देख वेरिएबल कितने सर, a b c d, a b c d चार, तीन इक्वेशन और वेरिएबल कितने, चार। जिंदगी में कोई पैदा नहीं हुआ है आज तक, मुझे तो कोई समझ में नहीं आया है कि गणित के अंदर ऐसा कभी होता है, जितने वेरिएबल कम से कम उतनी इक्वेशन तुझे जरूर लेके आनी पड़ेंगी, else you would not be able to find the solution of those variables. This is the main pitfalls of dimension analysis. अगर तेरी फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड, वुड से फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो आप वो जो तीसरा आज जो हमने किया, दो तीन फॉर्मूले डिराइव किए, वो हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये इसकी कमजोरी है, ये इसकी सीमा है, ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। अब क्या करें, है तो है, हम नहीं कर सकते। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए जिसमें आपको चार फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी दिखा दे, पांच पे दिखा दे, तो यू वुड से सॉरी, बिकॉज यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस यू वुड नॉट बी एबल टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दोज फिजिकल क्वांटिटी। रीजन बीइंग कि तीन इक्वेशन आएंगी, वेरिएबल चार होंगे, पांच होंगे, छह होंगे, हम कर नहीं पाएंगे। तो दो तुझे लिमिटेशन समझ में आएगी, पहले कि वेरिएबल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। दूसरा, अगर मेरी फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो मैं उनको निकाल नहीं पाऊंगा। नंबर थर्ड क्या है, ध्यान से देख, हाँ देख, तीसरा जो बोलता है वो क्या बोलता है कि जो डायमेंशन एनालिसिस है वो जैसे एक्सपोनेंशियल है, e की पावर है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे मान लो tan थीटा है, ठीक है, cos थीटा है, और ये एक्सपोनेंशियल a की पावर x हो गया, इसे बोलते हैं चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या लॉगरिथम वाले फंक्शन वगैरह, वहां पे डायमेंशन क्या होता है, खत्म हो जाता है, वहां पे हम उसको यूज नहीं कर पाते। जैसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या था, ये sin ओमेगा t, वहां पे डायमेंशन क्या हो जाती है, चीजें ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, डायमेंशन वाले फॉर्मूले हम यूज नहीं कर पाते हैं, वहां पे इसके रूल फेल हो जाते हैं। तो तीसरा छोटा सा है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो खास इंपॉर्टेंट ये दो ही है जिनको हमने पढ़ लिया है। क्लियर है क्या तीसरी बात? अब एक और चौथी बात, क्या, ध्यान से देखो, हम एक बात बोलते हैं क्या, कि अगर कोई इक्वेशन है, जैसे सर, जैसे देख v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है सर? ये वेलोसिटी इसकी डायमेंशन L1 t माइनस वन आएगी, हाँ, इसकी ये वैल्यू L1 t माइनस वन, और इसकी सर L1 t माइनस टू इंटू T1 जो कम निकल के आती है, तीनों की डायमेंशन बराबर, यानी राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन बराबर, ये हम बोल देंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, इस तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो हमेशा सही होगी? सर क्या बोल रहे हो? मैं बोलना चाहता हूँ दो चीज होती हैं, क्या, ये वेलोसिटी है ना, हाँ सर ये वेलोसिटी है, बिल्कुल, तो ये वेलोसिटी की क्या आएगी सर, वेलोसिटी की यूनिट आएगी, हाँ, तो ये भी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इनटू टी भी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो सर मैं समझ गया। अब देख, एक बहुत फेमस इक्वेशन है जो शायद बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, मैं देता हूँ, देख, एस एन निकाल रहा हूं, यू एन प्लस, छोड़ मैं एक बार फिर देख, तू जानता है एस इक्वल टू यू टी प्लस
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन से बहुत सारे लोग रूबरू होंगे, नहीं है तो बता देता हूँ। जब किसी गाड़ी में कांस्टेंट फोर्स लगता है या उस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, तो t टाइम में वो कितनी दूरी तय करेगी, वो इस इक्वेशन से मैं बता सकता हूँ, जो तुझे काइनेमेटिक्स में पढ़ाऊंगा आगे। मैं एक इक्वेशन लिखा ना, तो सोच n सेकंड में कितना चल जाएगी, एस मान एन, तो ये चली जाएगी n प्लस हाफ a n स्क्वायर। हाँ सर बहुत। अब ये n सेकंड में कितनी दूर चली गई, अब मैं तो बोलूं n माइनस 1 सेकंड में कितनी चली, तो सर n माइनस 1 में क्या एस एन माइनस 1 मान लेते हैं, u सेकंड n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का बोलो क्या स्क्वायर। अब सोच ये गाड़ी यहाँ से चली और n सेकंड यहाँ तक पहुंचता है, n सेकंड, और n माइनस 1 से जस्ट एक नंबर पहले यानी n माइनस 1। तो अगर मैं दूसरे पूछ लूं nth सेकंड में कौन सी कितना दूर चली, तो पहले n सेकंड में टोटल चली वो ये रहा, और n माइनस 1 में कितना चली सर वो ये रहा। तो n माइनस 1 से n के बीच में चलती है तो एक सेकंड तो हुआ। हाँ तो मुझे nth सेकंड के अंदर क्या निकाल दो, कितनी चली वो निकालता हूँ। देख इस टोटल में से अगर ये इतनी सी घटा दूं तो बोलिए आएगी कि नहीं आएगी, इसका मतलब है एस एन माइनस 1 बराबर, यानी उसमें से घटा तो यू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, तो इसको अगर यू एन, ठीक है यू एन, और माइनस यू की जगह क्या देगा प्लस यू में बाहर है, और माइनस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यू एन से यू एन कट गया और देख इधर यू आ गया, ये यू। अब इसमें से देख ए टी नहीं है भैया, ये एन स्क्वायर है, तो हाफ ए में कॉमन ले लूं, इसमें और उसमें ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और देख ये गलती कर रहा था, ये u प्लस, ठीक। अब देख इसको खोल लोगे ये टाइम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सारी चीज आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ एस एन माइनस 1। अब अगर तू इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आएगा तो तुझे पता चलेगा ये क्या है सर, ये तो एक लेंथ है, यानी L1 आएगी इसकी डायमेंशन, बिल्कुल। दूसरा ये क्या है सर, ये तो वेलोसिटी है, यानी L1 t माइनस 1, और ये क्या आएगा इसके निकाल लेना, ये N1 यानी टी स्क्वायर, इसको करके देख लेता हूँ क्या आएगा, हाफ a, और ये आएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल। तो ये हो गया L1 t माइनस 1 प्लस हाफ a, और ये हो गया 2n माइनस 1। अब ये 2n माइनस 1 है, तो ये क्या हुआ सर, ये तो टाइम है और ये a है, तो इसकी भी कितनी आई L1 t माइनस 1 प्लस ये आ गया L1 t माइनस 2, और यहाँ पे 2n माइनस 1। तो फिर देख 2n टाइम है, माइनस 1 सीधा हो नहीं सकता, तो इसकी भी मुझे ढंग से समझ में नहीं आ रही है, और इसकी आनी क्या चाहिए L1। तो ये कुछ ऐसा ही होगा, लेंथ बराबर वेलोसिटी प्लस समथिंग कुछ और, यानी अगर ध्यान से देखूं तो डायमेंशनली ये फॉर्मूला क्या है, ये इनकरेक्ट है, यानी डायमेंशन के हिसाब से इक्वेशन इज रॉन्ग। बट मैं जानता हूं ये बहुत बड़ी इक्वेशन है काइनेमेटिक्स के अंदर और एकदम सही है, यूनिट के हिसाब से भी ये गलत हो सकती है बट आंसर से सही आता है, और ये इक्वेशन भी सही है। लेकिन यहाँ पे आके डायमेंशन एनालिसिस फेल हो गया, वो ये नहीं बता पाया कि अगर ये डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है, यानी डायमेंशन के हिसाब से, विम के हिसाब से ये इक्वेशन अगर गलत है तो क्या ये एक्चुअल में गलत होगी या फिर सही होगी। तो आंसर इज कि डायमेंशन मुझे बता नहीं पाया है, तो अभी भी एम्बिग्यूटी है किस बात में कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है, तो ये डायमेंशन एनालिसिस कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। सो दीज 3 और 4 आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एंड वी वुड हैव बिलीव्ड दैट कि आपने डायमेंशन के एनालिसिस यानी उसके उससे अच्छे अच्छे यूज क्या होते हैं, एप्लीकेशंस वो पढ़ लिए, और अब उसके लिमिटेशंस पढ़ लिए। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर मेजरली वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, दैट इज एरर, बहुत अच्छे से करेंगे, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स या नंबर जिसे बोलते हैं, ये दो बहुत शानदार पोर्शन इसका बचता है, और इस पर 3-4 क्लासेस और लेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एरर से और सिग्निफिकेंट डिजिट से बनते हैं। इस पे भी हमने 2 क्लास लिए क्योंकि इन पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो वंस वी गेट कंप्लीटेड दीज 3 और 4 क्लासेस ऑन एरर एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स, देन हम एक क्लास ऐसे रखेंगे जिसके अंदर डायमेंशन एनालिसिस के बहुत नए नए क्वेश्चंस करेंगे। इवन पूरा लेक्चर के अंदर वो क्लास हो सकती है मैं 1 घंटे से ज्यादा की ले लूं, उसके अंदर सारी चीजें जो चैप्टर में पढ़ी हैं वो चीजें हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो शायद हमने डिस्कस नहीं किए, जैसे मैंने बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट है, वो आपको मैंने नहीं बताई अभी तक। यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जो टाइम पे डिपेंड नहीं हो, वो ऐसी होनी चाहिए समय बदलने के साथ बदले नहीं, वो ऐसी होनी चाहिए जो टेम्परेचर बदले तो नहीं बदलनी चाहिए, वो ऐसी है कि जियोग्राफिकल लोकेशन बदले तो नहीं बदलनी चाहिए। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें जानबूझ के मैंने रखी हुई हैं, बट डोंट वरी फॉर दैट, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम वो चाहे वो क्वेश्चन के अंदर करें चाहे वो यहाँ पे करें,
तो उन सब चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। सो टिल द टाइम वी वुड हैव बिलीव्ड कि आपने अच्छा किया होगा इस चैप्टर को, और इसकी 3-4 क्लासेस यानी 2 मेजरली सेक्शन बचते हैं, उसको हम अच्छे से करेंगे और बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।